मेवाड़ क्षेत्र में टिमकी गांव में नीलू नामक का एक लड़का रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। दिहाड़ी मजदूरी करता था और 2 वक्त की रोटी कमाता था। साहब, कोई काम हो तो बताओ, कर देंगे। कौन सा काम कर लेते हो? कोई भी काम साहब, सफाई से लेकर मिस्त्री के। ठीक है, मेरा बगीचा साफ कर दो, 50 रुपये दूंगा। ठीक है साहब, अभी कर देता हूँ। इस तरह नीलू रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपने खाने और जीने का इंतजाम करता था। कभी कोई अच्छा घर मिल जाए और दयालु लोग मिल जाए तो उसे पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाया करते थे। एक दिन नीलू को एक खंडहर साफ करने के लिए एक बिल्डर ने बुलाया। ये पूरा खंडहर साफ करना है, कितना पैसा लगेगा? जो दे दोगे साहब ले लूंगा। काम बड़ा है, आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, तुम इस खंडहर को साफ कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा और साथ ही इसके सारे कबाड़ भी तुम ले जाना। मुझे ये खंडहर पूरा खाली चाहिए। ठीक है साहब, कबाड़ को मैं बेच सकता हूँ। अरे जो लगे करना, मुझे खंडहर खाली चाहिए। ठीक है साहब। खंडहर काफी पुराना था। हर जगह पत्ते बिखरे थे और जाले लगे हुए थे। नीलू उसे साफ करने लग गया। तभी उसे उसी खंडहर में एक ठेले पर उगा हुआ पौधा नजर आया। हे भगवान, ये तो अचंबा है। लकड़ी के ठेले पर ये पौधा कैसे उग गया? वो सोचते सोचते काम फिर से चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से ठेले और पौधे की तरफ देखा तो वहां कुछ बिखरा पड़ा था। अरे, ये तो जादू है। ये पौधे के आसपास काजू कहाँ से बिखरे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं थे। चख कर देखता हूँ। नीलू ने काजू के 2 दाने उठाकर खा लिए और फिर से काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद नीलू ने फिर देखा कि उसने जैसे ही काजू उठाया था, उस पौधे से फिर से खूब सारे काजू बरसकर ठेले पर बिखर गए थे। ये तो चमत्कार है। जैसे ही मैं काजू उठा रहा, दुगना काजू बरसता जा रहा। काजू खाने के बाद नीलू में दोगुनी ताकत का एहसास हुआ और वो आधे वक्त में ही सारा खंडहर साफ कर दिया। पर उसके दिमाग में ठेले पर उगा वो काजू वाला पौधा ही घूम रहा था। बिल्डर से यही ठेला मांग लूंगा। वैसे भी कबाड़ ही तो है। इसी काजू से काजू शेक बनाकर दुकान लगाऊंगा इस ठेले पर। तभी बिल्डर आ गया। अरे वाह, बड़ी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। ये लो अपने पैसे। साहब, ये कबाड़ ठेला मैं ले लूं? मैंने पहले ही कहा था ना, कबाड़ तुम ले जाओ। नीलू पौधा सहित उस कबाड़ ठेले को अपने साथ ले आया और काजू शेक का ठेला लगाने की तैयारी करने लग गया। नीलू का ठेला काजू से भर गया था। अब वो उस पौधे को ले जाकर एक गमले में लगा दिया। गमले में लगते ही काजू और रफ्तार से बरसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी माया है। आशीर्वाद देना। मैं इस काजू का शेक बनाकर धंधा शुरू करने जा रहा हूँ। बिल्डर के दिए पैसे से बाकी का सामान लाकर नीलू ने काजू शेक का धंधा चालू कर दिया। नीलू के ठेले पर एक टेम्पो चलाने वाला काजू शेक पीने के लिए रुका। अरे भैया, एक गिलास काजू शेक पिलाना। अभी लीजिए ताजा काजू शेक। अरे वाह, इसे पीकर तो काफी ताजगी महसूस हो रही है। जी, क्योंकि ये ताजे काजू का बना शेक है। काजू शेक पीने के बाद टेम्पो वाला चला गया अपने काम पर। ग्राहक आते रहे और नीलू का धंधा पूरे दिन चलता रहा। अगले दिन वो टेम्पो वाला फिर से आया ठेला पर। भैया, कल क्या गजब का काजू शेक पिलाकर मुझे भेजे थे। पूरे दिन डबल काम किया, फिर भी थकान नहीं हुई। फिर मैंने रात का काम भी उठा लिया, उसको भी करने के बावजूद अभी तक मुझे थकान नहीं लग रही है। बस साहब, ये काजू शेक का जादू है। वाकई में तुम्हारे काजू शेक में जादू है। पूरे दिन धंधा चलाने के बाद जब वापस नीलू अपने घर आया तो उसने देखा पूरा गमला समेत आसपास की जमीन काजू से भरा था। नीलू ने इस जादुई पौधे का राज जानना चाहा और निकल पड़ा उस खंडहर की तरफ। खंडहर के रास्ते में नीलू को एक भिखारी ने आवाज लगाई। चिथड़े ओढ़ कर खड़ा इंसान जिसके साथ कोई बात करना पसंद न करे। ओ भैया, ओ भैया,
कहाँ जा रहे हो? नीलू ने भी स्वाभाविकता की तरह उसकी बातों को अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगा। काजू का पौधा वहाँ मैंने ही लगाया था। नीलू वो बात सुनकर ठहर गया। कौन से काजू के पौधे की बात कर रहे हैं? वही जो तुम लेकर गए हो। नीलू दंग रह गया। उसकी उत्सुकता बढ़ी। क्या कहानी है उस काजू की पौधे की? वो ताजगी का काजू है। उसे जो भी खाता है उसे कभी थकान नहीं लगती। हाँ, मुझे भी ये बात टेम्पो वाले ने बताई कि मेरा काजू शेक पीने के बाद से वो थका ही नहीं। हाँ बेटा, लेकिन वो पौधा बहुत खतरनाक है। वो कैसे? जिस ठेले पर वो रखा था उसको पहले मैं ही चलाया करता था। वो पूरा खंडर मेरा ही बनाया हुआ था। क्या? फिर आपकी ये हालत कैसे हुई? मैंने उस पौधे के राजा को दुनिया के सामने ले आया। उसे ठेले पर रखकर सबको दिखाने लग गया। उससे क्या हुआ? वो जादुई काजू का पौधा था जो प्राचीन त्रेता युग से भविष्य में विचरण करने आया था। एक देवर्षि ने मुझे दिया था। मैं एक अजूबे की तरह उस पौधे को पेश करने लगा और ठेले पर दिखाकर उस काजू से पैसे बनाने लगा। उसी काजू के पैसे से मैंने वो खंडर बनाया। लेकिन अति का अंत जरूर होता है। कैसा अंत? आपकी ऐसी हालत कैसे भिखारी जैसी हो गई? लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं जादुई काजू का राज सबको बता दिया। लोगों में बात फैलते ही जा रही थी। काजू का असर उल्टा हो गया। वो जहर बन गया। फिर क्या हुआ? लोगों का इलाज करते करते मैं भिखारी बन गया। मेरा बंगला बिककर एक खंडर बन गया। शायद नियति को यही मंजूर था, इसीलिए वो पौधा ठेले सहित वहीं छोड़कर प्रायश्चित करने लगा और आज एक भिखारी बन चुका हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, इस जादुई काजू का राज लोगों तक मत पहुंचा देना। इसके पौधे का खास ख्याल रखना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। कभी ज़रूरत होगी तो ज़रूर आऊँगा। फिलहाल मुझे ऐसे ही जीने दो। और फिर नीलू भिखारी की बातों का ध्यान रखते हुए जादुई काजू शेक का राज किसी को नहीं पता चलने दिया। भिखारी उस दिन के बाद वापस कभी भी नजर नहीं आया। उसके बाद वो जादुई काजू शेक पूरे नगर के लिए चर्चे का केंद्र बन गया। नीलू पूरे नगर में काजू शेक का एक संपन्न व्यापारी बन गया। शिवपुर गांव में सौरभ नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। सौरभ का ब्लूबेरी का व्यापार था। वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने बगीचा के ब्लूबेरी बेचा करता था। वो अपने बगीचे की खूब देखभाल करता था, लेकिन फिर भी उसके ब्लूबेरी कभी आधे पके होते तो कभी खराब हो जाते। वो आज भी रोज की तरह अपने बगीचे के ब्लूबेरी की टोकरी लेकर बाजार में बेचने आता है। साहब, ये मेरे बगीचे के रसीले ब्लूबेरी हैं। अगर आप चाहें तो ये ब्लूबेरी मुझसे खरीद सकते हैं। अरे ये ब्लूबेरी तो बिल्कुल खराब हो गया है। इन्हें मैं तो क्या, कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा। साहब, आप एक बार ब्लूबेरी खाकर तो देखिए, स्वाद में बहुत मीठा है। अरे भाई, इन्हें खरीदना तो छोड़ो, खाना भी दूर की बात है। ये सड़े गले ब्लूबेरी मैं तो नहीं खरीदूंगा। अगर मैं तुमसे खरीद भी लिया तो इन्हें तुमसे खरीदेगा कौन और खाएगा कौन? सौरभ व्यापारी की बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है। वो अपनी ब्लूबेरी की टोकरी लेकर घर चला जाता है। जब भी सौरभ बाजार में ब्लूबेरी बेचने जाता, लोग उसे ब्लूबेरी खरीदना तो दूर, उससे और खरी खोटी सुनाकर बेइज्जत करते थे। ये सब देखकर और सुनकर वह और भी ज्यादा निराश हो जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने जिनसे कर्ज लिया था वो अब घर आकर उसका सामान लेकर जा रहे थे। उन्हीं में से एक था कैलाश, जो कि एक ब्लूबेरी के बगीचे का मालिक था। उसके बगीचे के ब्लूबेरी शहर में जाते और बहुत अच्छे दामों में बिक जाते थे। कैलाश बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। वो किसी का पैसा नहीं छोड़ता था। वो एक दिन सौरभ के घर आकर कहने लगा, अरे सौरभ, सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो।
भाई, इससे तुम्हें कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा खाना पीना भी चलता रहेगा। मैं मेरा देख लूंगा सेठ जी, मुझे आपकी मशवरा की कोई जरूरत नहीं है। मैं सड़क पर रह लूंगा, मगर आपके पास नौकरी बिल्कुल नहीं करूंगा। सौरभ की बातें सुनकर कैलाश को गुस्सा आ जाता है। भूखे फकीर, खुद तो भिखारी है और मुझे ज्ञान बांट रहा है। बातें औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, अब बहुत हो गया। 2 हफ्ते में मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तेरा ये घर और बगीचा दोनों छीन लूंगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कैलाश सौरभ को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। कैलाश की सारी बातें सुनकर सौरभ उदास होकर जमीन पर ही बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर मैं इस कैलाश का कर्जा नहीं चुका पाया तो वो हमारा घर और बगीचे हमेशा के लिए छीन लेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अब कोई कर्जा भी नहीं देगा। माँ सौरभ की उदासी भरी बातें सुनकर कहती है, बेटे, ऐसे निराश होने से कैसे चलेगा? उस कैलाश का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा और तो और उसे सबक भी सिखाना पड़ेगा। वो इसी तरह से लोगों को लूटता है। तुम शहर जाकर क्यों नहीं देखते? शायद कुछ बात बन जाए। माँ की बातें सुनकर सौरभ को नई उम्मीद मिलती है। सौरभ अगले ही दिन शहर चला जाता है और शहर में जाकर कुछ दुकानदारों से कर्जा मांगता है, लेकिन किसी से भी जान पहचान ना होने के कारण उसे कोई भी कर्जा नहीं देता। सुबह से शाम हो जाती है। सौरभ निराश होकर घर लौटने के लिए घर के रास्ते निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद सौरभ को रास्ते में साधु बाबा बेहोश पड़े दिखाई देते हैं। सौरभ उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नहीं। फिर सौरभ पास ही के तालाब से पानी लेकर साधु बाबा के चेहरे पर छिड़कता है और तभी साधु बाबा को होश आ जाता है। बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बेटा, तुमने इस बाबा की मदद की है। तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरा करना चाहता हूँ। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकूं। साधु बाबा अपनी पोटली में से एक बीज निकालते हैं और वो सौरभ को देकर कहते हैं, बेटा, ये बीज अपने घर लेकर जाओ। इस बीज को बगीचे में लगाते समय जिस भी फल का नाम लोगे उस फल का ही पेड़ बन जाएगा, जिससे तुम्हारा कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ बीज लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। घर जाते ही अगले दिन सौरभ उस बीज को अपने बगीचे में लगा देता है और लगते समय ब्लूबेरी के पेड़ का नाम लेता है। 2 दिनों बाद ही वो एक छोटे से पौधे में बदल जाता है। अरे, ये पौधा तो मैंने परसों ही लगाया था और इतनी जल्दी बड़ा हो गया। लगता है ये कोई चमत्कारी पौधा है। सौरभ उस पौधे को बहुत देर तक देखता रहता है, फिर घर के अंदर चला जाता है। 8वें ही दिन पौधा बड़े से पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ पर सोने के ब्लूबेरी लगे थे। सोने के ब्लूबेरी देखकर सौरभ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हे भगवान, आप बड़े दयालु हो, मुझ पर आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सौरभ पेड़ से 5 सोने की ब्लूबेरी तोड़ता है और वो 5 ब्लूबेरी जाकर बेच देता है। ब्लूबेरी बेचकर उसको जितना भी पैसा मिलता है उससे वो अपना पूरा कर्जा चुका देता है। अब वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से मकान में रहने लगा। साथ ही उसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जमीन खरीदना भी शुरू कर दिया। सौरभ की तरक्की को देख कैलाश मन ही मन जलने लगा। इस सौरभ के बच्चे को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है कि रातों रात अमीर हो गया। मुझे कल ही उसके बगीचे में जाकर देखना पड़ेगा। अगले ही दिन कैलाश सौरभ के बगीचे में जाता है। वहाँ पर सोने के ब्लूबेरी का पेड़ देखकर वो चौंक जाता है। अच्छा, ये है सौरभ की अमीर बनने का राज। मैं अभी ये पेड़ काट कर इसके सारे सोने के ब्लूबेरी चुरा कर अपने घर लेकर चला जाऊंगा। फिर मैं सौरभ से भी बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर कैलाश पेड़ के पास जाता है कि तभी एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके गड्ढे में गिरते ही जोर से आवाज होती है तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। आवाज सुनकर सौरभ भी वहां आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं सोच ही रहा था कि अब तक आप मेरे सोने के ब्लूबेरी के पेड़ को देखने के लिए कैसे नहीं आए। इसीलिए मैंने पहले ही एक गड्ढा खोद के रखा था।
जिससे सारे सोने के ब्लूबेरी कोई चुरा ना सके। सौरभ की ये बातें सुनकर कैलाश सिर पर हाथ मार लेता है और सौरभ से बड़े प्यार से कहता है, अरे सौरभ बेटा, मैं तो सिर्फ देखने आया था, चुराने के लिए नहीं। चलो मुझे बाहर निकालो यहाँ से। आपको तो यहाँ से अब पुलिस ही बाहर निकालेगा। आपने मेरे जैसे कितने गरीबों को ठगा है, आज उस सब का हिसाब होगा। अरे अरे सौरभ, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना, और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे बेटा? वो क्या है ना सेठ जी, आपको अगर आज मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो आप हमेशा गरीबों को लूटते ही रहेंगे और उनका नुकसान करते रहेंगे। ऐसा कहकर सौरभ पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बुला लेता है। पुलिस के आते ही कैलाश की बोलती बंद हो जाती है। पुलिस कैलाश को चोरी के इल्जाम में पुलिस थाने लेकर चले जाते हैं। कैलाश को पुलिस थाने जाते देख गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसने कई सारे गरीब लोगों को लूटा था। धीरे धीरे सौरभ बहुत अमीर बन जाता है। अब हमेशा ही सौरभ गरीबों में जरूरत की चीजें बांटता रहता। नौजवान लड़कों को कर्जा भी देता ताकि वो तरक्की कर सके। अब सौरभ और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। जादुई सोने के ब्लूबेरी के पेड़ ने उनकी जिंदगी खुशियों से भर दी।